नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। अगर निःशुल्क हमारे पास से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके बर्थ डिटेल के साथ अपनी कोई भी परेशानी लिखिए। हम निःशुल्क ही आपके लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हुए वीडियो बनाकर हमारी चैनल पर पोस्ट करेंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिविजनल चार्ट यानी कि सूक्ष्म कुंडली की श्रेणी में कुछ और विशेष चर्चाएँ षोडशांश कुंडली यानी कि D16 चार्ट के ऊपर लेकर के फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। षोडशांश कुंडली यानी कि D16 चार्ट हमें चल संपत्ति यानी कि मूवेबल एसेट्स जो होते हैं, चल संपत्ति जो होती है, उसके लिए हम षोडशांश कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। षोडशांश कुंडली देखने से पहले हमें हमारी लग्न कुंडली देखनी होती है। लग्न कुंडली को दरिया कहा जाता है। एक दरिया में कितना पानी होता है, एक समंदर में कितना पानी होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। उसी तरह ही लग्न कुंडली में हर एक क्षेत्र का हम यहाँ से विवरण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, एनालिसिस करके हम माहिती ले सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली क्या कहना चाहती है। जन्म कुंडली का निर्धारण ऐसे ही नहीं हो जाता। हमारे कितने ही पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य प्रारब्ध के आधार पर गोचर में ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनती है, उस वक्त हमें इस पृथ्वी पर जन्म प्राप्त हो जाता है। जो भी हम प्रारब्ध लेकर के जन्म लेते हैं वो सारे ही हम जन्म कुंडली में देखकर पता लगा सकते हैं। D1 चार्ट में हम सबसे पहले लग्न भाव देखेंगे। हर एक वीडियो में सूक्ष्म कुंडली के हर एक वीडियो में जैसे ही मैं आपको बताता हूँ वैसे ही फिर से दोहरा दूँ। कोई भी उपाय करना हो तो हम जन्म कुंडली के आधार पर ही करेंगे। D16 चार्ट के आधार पर हम कोई भी उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ का हम उपाय करें और वो ग्रह हमारे लिए जन्म कुंडली में अकारक अथवा मारक स्थिति में बैठा हो, तो उस ग्रह का दो प्रभाव यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल जाए। इस वजह से कोई भी उपाय करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पर ही करेंगे। D16 चार्ट के आधार पर हम कोई भी उपाय नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे D1 चार्ट में यानी कि जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में लग्न भाव की स्थिति। लग्न भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, लग्नेश कहाँ जा कर के बैठे हैं, लग्नेश पर कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है। अगर मान लो लग्न भाव में ही कोई नीच का ग्रह आकर के बैठ गया, कोई भी सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि जैसे पाप ग्रहों का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव हो गया तो परेशानियाँ हो जाएगी। तो हमें लाभ जीवन में कम मिलता रहेगा। पाप ग्रह का जितना प्रभाव बढ़ेगा उतना ही जीवन में सफलता मिलने के आसार कम होते जाएंगे। पाप प्रभाव बढ़ता है तो हमारा व्यक्तित्व और हमारी कुंडली का यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति देखने के बाद हम आ जाएंगे चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव चल और अचल दोनों ही संपत्ति का चतुर्थ भाव ही होता है। चतुर्थ भाव में चल संपत्ति कौन कौन सी होती है, जैसे ब्रांडेड फ़ोन हो गया। आजकल तो 1.5-2 लाख 3 लाख के भी फ़ोन आते हैं, तो वो भी एक संपत्ति ही हुई ना, किसी संपत्ति से कम है क्या वो। सोने गोल्ड के गहने हो, चांदी के गहने हो, सुख सुविधा की और भी बहुत चीज़ें होती है। जैसे आपके पास गाड़ी हो, ब्रांडेड गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, लंबी गाड़ी हो, एक से अधिक गाड़ियाँ हो, कार्स हो, बाइक्स हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, महंगा बाइक हो, आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ये सारे ही सुख जो होते हैं जो एक जगह से मूव हो सकते हैं। मूवेबल एसेट्स जो होते हैं जो कि हमें लाभ देते हैं, जो कि हमें सुख देते हैं, ऐसे हर एक चीज़ हो सकती है। जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर तो वैसे एक जगह फिक्स रहता है तो कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे, लैपटॉप की बात करेंगे। लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, घड़ियाँ हो गई, अच्छी अच्छी महंगी महंगी वॉच पहनते हैं सब लोग, वो हो गया। मोबाइल फ़ोन हो गया, गले में पहनते, हाथों में पहनते, सारे सोने के ज़वेरात हो गए। वैसे गोल्ड यानी कि सोने के कारक सूर्य और गुरु को भी कहा गया है, लेकिन चल संपत्ति में
उसकी गणना हो जाती है। ये सारे ही चल सुख जो होते हैं, चल संपत्ति जो कोई भी होती है, ये हमें चतुर्थ भाव से देखने को मिल जाती है। अचल संपत्ति भी जैसे होती है, फैक्ट्री हो गई, दुकान हो गई, ऑफिस हो गई, फ्लैट हो गया, बंगलो हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, ये सारी अचल संपत्ति है जो कि एक जगह फिक्स रहती है, जो मूव नहीं करती, मूवेबल एसेट नहीं होता, वो अचल संपत्ति कही जाती है। चल और अचल दोनों ही सुख हमें चतुर्थ भाव से ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अचल संपत्ति जो भी होती है, मिलकत, संपत्ति, प्रॉपर्टीज जो होती है, उसके कारक होते हैं मंगल देव, और अचल संपत्ति के कारक होते हैं शुक्र देव। अगर जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति बेहतरीन हो तो हमें चल संपत्ति का सुख बेहतर से बेहतर शुक्र देव ला करके दे देते हैं। इस वजह से शुक्र देव की स्थिति भी जन्म कुंडली में देखनी अति आवश्यक हो जाती है। शुक्र देव नीच राशि में तो नहीं, पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य के प्रभाव में तो नहीं, सूर्य के निकट बैठ जाने से कहीं अस्त तो नहीं हो गए, वक्री तो नहीं हो गए। ये सारी स्थिति शुक्र की देखने के बाद हमें पता चल सकता है कि हमें अचल संपत्ति का सुख कितना मिल पाएगा। उसके बाद चतुर्थ भाव की भी हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए। चतुर्थ भाव की स्थिति क्या बन रही है, चतुर्थेश कहाँ जा कर के बैठे, चतुर्थेश पर कौन सा ग्रह का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई नीच ग्रह तो नहीं आकर के बैठा है चतुर्थेश के साथ, कहीं पाप प्रभाव तो चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर नहीं जा रहा है। ये सारी स्थितियाँ हमें चतुर्थ भाव की देख लेने से मोटे मोटे तौर पर काफ़ी कुछ पता चल सकता है कि हमारे पास अचल संपत्ति का सुख कितना रहेगा। उसके बाद D1 चार्ट का एनालिसिस करने के बाद हम D16 चार्ट पर आ जाएंगे। D1 चार्ट का जैसे ही एनालिसिस किया वैसे ही हम D16 चार्ट यानी कि षोडशांश कुंडली का भी वैसे ही हमें अध्ययन करना होगा। लग्न भाव देख लिया, लग्नेश देख लिया, चतुर्थ भाव देखा, चतुर्थेश देखा, शुक्र देखा। ये सारी स्थितियाँ देखने के बाद एक हल्की सी नज़र हमें चंद्रमा पर भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में चंद्रदेव की कर्क राशि का निर्माण होता है। इस वजह से हल्की सी दृष्टि हम चंद्रमा पर भी डाल दें, कहीं चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित तो नहीं। इस अवस्था को हमें डिटेल में एनालिसिस करने के बाद हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास अचल संपत्ति का सुख कितना जीवन भर मिलता रहेगा और कितना हमें अचल संपत्ति का सुख नहीं मिल पाएगा। ये सारी स्थिति हमारी जन्म कुंडली में तथा हमारी षोडशांश कुंडली में हम देखकर पता लगा लेते हैं। उम्मीद है मुझे कि मैं जो बताना चाहता था वो आपको बता पाया हूँगा। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिए। मैं प्रयत्न करूँगा कि आपको वहीं पर उत्तर दे सकूँ। बने रहिए इस चैनल के साथ। सूक्ष्म कुंडली अध्ययन के विषय में कभी किसी और दिन कुछ और विशेष चर्चाएं फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।